आज से हम टर्म 2 का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टर्म 2 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम क्वाड्रेटिक वर्ड कहाँ पे यूज़ करते हैं। आपने क्लास 9th में जो चैप्टर पढ़ा था पॉलिनॉमियल्स, पॉलिनॉमियल्स में सबसे पहले आपने ये देखा था कि आप ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 है, पॉलिनॉमियल्स में आपने ये देखा था कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री 2 होती है। जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं हम लोग x, और डिग्री वर्ड भी आपको मालूम होगा, डिग्री होती है किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर। किसी भी एक्सप्रेशन में जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। तो ये आपका एक 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन है एक वेरिएबल में, राइट। इसमें जो x की आपका एक वेरिएबल यूज हो रहा है x, और उसमें पूरे एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स में हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। अब इसकी पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 2 हो गई। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री है 2, और जो एक्सप्रेशंस की डिग्री 2 होती है उनको हम क्वाड्रेटिक वर्ड से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसमें एक ही वेरिएबल की बात करेंगे क्योंकि दो वेरिएबल्स इसमें नहीं आएंगे। तो इसमें एक ही वेरिएबल और उसमें हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनॉमियल। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे 3 टर्म्स हैं। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर है 2। तो हाईएस्ट पावर जब भी 2 रहेगी किसी एक्सप्रेशन में, ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज जनरली रिटन एज ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो अब इसमें आप ये देखो a इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि अगर हम मान लो अगर a हमारा 0 हो जाता है, a को अगर हम 0 कर दें, a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये टर्म एलिमिनेट होके आपके पास बच जाएगा bx प्लस सी। अब bx प्लस सी में x की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1। तो ये अब क्वाड्रेटिक नहीं रहा, अब ये एक लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जब भी हम कोई नंबर लिखेंगे उसमें x² का कोफिशिएंट 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर b 0 हो जाए चल सकता है, c 0 हो जाए चलेगा, बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि उससे ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, राइट। अभी हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल जो होता है वो एक नॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। आपने लिख दिया इसको ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, c में आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3x² माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे इससे अगर आप कंपेयर करो इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ x² का कोफिशिएंट 3 है, तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू 3 होगी। x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट -2 है, तो हम कह सकते हैं b की वैल्यू -2 होगी। यहाँ पे c जो कांस्टेंट टर्म है हमारे इसमें वो 1 है, तो c की वैल्यू 1। ठीक है, तो a b c, अगर हम इस दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करें तो हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन था क्योंकि इसमें हमें कुछ चीज़ इक्वेट नहीं करी हुई थी। अब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कोई इज इक्वल टू का साइन आ जाता है, उस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन बोलते हैं। सब कुछ वही है, देखो क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस सी, बट वो पॉलिनॉमियल ना होके अब इक्वेशन कहलाएगा क्योंकि इसमें हमने इज इक्वल टू लगा दिया। इक्वेशन क्या होता है? जब हमारे पास कुछ टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है, बीच में इज इक्वल टू है और कुछ टर्म्स राइट हैंड साइड में है।
LHS RHS। जब बीच में इज इक्वल टू होता है तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन बोलते हैं। तो अगेन हमारा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक वर्ड है तो एक्सप्रेशन हमारा डिग्री 2 वाला रहेगा। ये हो गया ax² + bx + c। अब इक्वेशन बनाना है तो इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए, और सामने जीरो भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, या कोई और पॉलिनॉमियल भी हो सकता है, प्रोवाइडेड सॉल्व करने के बाद वो डिग्री उसकी 2 रहे। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ये लिखा है a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो हमारा ये टर्म लीनियर बन जाएगा, ये इक्वेशन। राइट, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब क्वाड्रेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, 9th क्लास में आप लोगों ने पॉलिनॉमियल्स में जीरोस निकालने सीखे थे, या आप ये चेक करते थे कि वेदर एनी नंबर इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल और नॉट। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इक्वेशन और पॉलिनॉमियल में सब कुछ सेम है, बस फर्क ये है कि इसमें इज इक्वल टू 0 है सामने, लेकिन हमारा एक्सप्रेशन वही रहता है ax² + bx + c। अब किसी भी इक्वेशन का रूट निकालना है या किसी पॉलिनॉमियल के जीरोस निकालने हैं, वो एक ही बात होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्योंकि डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी 2 होंगे। रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि उसकी डिग्री 2, जब भी हमारे किसी एक्सप्रेशन में डिग्री 2 होती है तो उस इक्वेशन के 2 आंसर आते हैं, 2 x के वैल्यूज आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, और यही अगर हम पॉलिनॉमियल की बात करें तो ये वही पॉलिनॉमियल है जो हम ये बोलेंगे कि इसके 2 जीरोस होंगे। राइट, तो अगर हमें बताना है कि कोई नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है, तो हम क्या करते थे, उसमें x की जगह पे उस वैल्यू को सब्सिट्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि LHS RHS इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब मान लेते हैं कि हमें ये चेक करना है कि अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे अल्फा डालेंगे, ये a की जगह पे मैंने a लिखा, ठीक है, x की जगह पे अल्फा का स्क्वायर, b की जगह पे b लिखेंगे, फिर x की जगह पे अल्फा। अब अगर इसको सॉल्व किया, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होगी, आप अगर LHS को सॉल्व करते हो, इसको सॉल्व करके भी 0 आ जाए और इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे भी 0 है, दोनों LHS और RHS अगर इक्वल हो जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये वाला अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा इज a root of this equation। ठीक है, तो हमें किसी भी नंबर को अगर चेक करना होता है कि वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं, तो हम x की जगह पे, या हो सकता है अगर y का हमारा इक्वेशन है तो हम y की जगह पे वो वैल्यू, वो कांस्टेंट को डाल के चेक करते हैं, एंड इफ द LHS एंड RHS बिकम इक्वल, वी से दैट दिस x इज इक्वल टू अल्फा इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ग्राफ जो होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपने पॉलिनॉमियल्स के चैप्टर में फर्स्ट टर्म में ये देखा था कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज अ पैराबोला, है ना। ये एक पैराबोला बन गया। जनरली पैराबोला को हम लोग x² इज इक्वल टू 4ay या y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ये वैल्यूज आपके उसमें सिलेबस में नहीं है, बट पैराबोला यानी डिग्री 2 वाले जो हमारे ग्राफ होते हैं वन इक्वेशन के, वो पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, पैराबोला आप उल्टा भी बना सकते हो, ये 2 इसके जीरोज हो जाएंगे। पैराबोला इस तरीके से भी बन सकता है। राइट, तो ये सब आपके, क्योंकि इसके 2 जीरोज होते हैं तो हम उसको जब भी प्लॉट करेंगे, आप कभी भी जनरल इक्वेशन को प्लॉट करना, इससे एक पैराबोला मिलेगा आपको। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव्स अस अ पैराबोला। राइट, अभी हम सिर्फ वन इक्वेशन की बात करें, वन वेरिएबल की।
अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये तो मैंने आपको बताया, ये आपका बेसिक फॉर्मेट है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होगी वो इस फॉर्मेट को सूट करेगी हमेशा। तो आप लेके देखो, जैसे ये है 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर हमें इसे क्वाड्रेटिक रखना है तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा a b c कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो आप ये देखो, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 3 है, x का 5 है, और ये पहले एक पावर 2 वाली टर्म होती है, फिर पावर 1 वाली, फिर कांस्टेंट। एक और देखो 2x², यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, x के साथ -3 और ये कांस्टेंट। अब हम एक चीज और देखते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो कि a 0 नहीं है, बट मैं ऐसे कर देती हूँ कि मैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 कर देती हूँ, -0x - 5 is 0. Now this equation reduces to this form, 2x² - 5 is equal to 0. तो अब ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? ये क्वाड्रेटिक है। हमारे पास कंडीशन सिर्फ ये थी कि a 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अभी भी अगर हम चेक करें तो इस इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर अभी भी 2 है, तो अभी भी ये क्वाड्रेटिक है, राइट। एक चीज़ और भी कर सकते हैं, 2x² - 3x। अब मैं एक बार c को 0 कर देती हूँ, इस केस में b 0 था b 0 हो जाएगा तो भी वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट को 0 कर देती हूँ तो इक्वेशन हमारी बन गई 2x² - 3x इज इक्वल टू 0। अगेन आप चेक करो, इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो अभी भी 2 है। अगेन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सिर्फ a 0 नहीं हो सकता, बाकी b और c 0 हो सकता, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग जो सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इस चैप्टर में 3 मेथड्स हैं जो हम सीखेंगे। सबसे पहला है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के एग्जांपल्स अभी मैं आपको कराती हूँ। अपने 8th क्लास में फैक्टराइजेशन सीखी थी, उसमें हम क्या करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट, x² - 3x + 2 है, या हम ऐसे लिख दें x² - 4x + 4, जिससे हम इसको होल स्क्वायर बना के फैक्टराइज करते थे, राइट। तो हम लोगों को अगर इसको किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो वो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में, हम उसको या मिडिल टर्म स्प्लिट से या स्क्वायर बना के हम उसको 2 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करने के बाद उनको 0 के इक्वल कर देंगे, लाइक x - 2 × x - 2 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास 2 रूट्स आए, बट दोनों लाइक रूट्स हैं, दोनों सेम रूट्स हैं, इसमें डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं है। और अगर हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन आता है जिसको हम मिडिल टर्म से स्प्लिट करके 2 फैक्टर्स बनाए, उन 2 फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल कर दें, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इसके ये 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन बहुत ईजी है, आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो, 8th और 9th पे आपने सीखा है। आप एक नया मेथड सीखोगे इसमें, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये भी ऐसा ही होता है जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जो एक्सप्रेशंस ax² + bx + c, जैसे आपको यहाँ तो ये आपने इसको होल स्क्वायर बनाया तो कंप्लीट हो गया। कई बार हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे जो अभी स्क्वायर नहीं है, 3x² - 5x + 10, बट हम उसमें कुछ ऐड, कोई कॉन्स्टेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसको होल स्क्वायर बना दें और साथ में कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, ठीक है। इस मेथड को हम डिटेल में सीखेंगे, जिसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं। और लास्ट में है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल चीज़ है। इसमें हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग एक फिक्स्ड वैल्यू आती है
इस एक्सप्रेशन की, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी वैल्यू b² - 4ac। ठीक है, इसके हिसाब से हम पहले तो नेचर ऑफ रूट सीखेंगे कि वो रियल रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं या सेम हैं, और उसके बाद इस फॉर्मूले को यूज़ करके उन रूट्स को निकालना भी सीखेंगे। तो ये 3 मेथड्स हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन से ही स्टार्ट करेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी। आज मैं सिर्फ अभी पहले देखेंगे कि इसमें क्वाड्रेटिक को हम डिटेल में जितना देख सकते हैं, मैं फिर भी एक वीडियो के एंड में आपको मिडिल टर्म स्प्लिट की रिवीजन कराऊंगी। अब आप ये देखो, हमारे पास क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट, राइट। तो अगर पहले तो हमें कई बार एक्सप्रेशन को देख के ये लगता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो हमें उसको यहीं देख के उसको आंसर नहीं करना है, हमें उसको 2 स्टेप्स में खोल के इवेल्युएट करना है। कई बार हमारे x² के टर्म्स एलिमिनेट हो जाते हैं, तो वो फिर लीनियर बन जाएगा। तो ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चंस में कभी भी आंसर करने से पहले आप उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। जैसे कि यहाँ पे है x+1 का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको आइडेंटिटी लगा दूँ, a+b का होल स्क्वायर इज a² प्लस 2ab, 2 × x × 1 इज 2x प्लस b² इज 1, राइट। इधर हम इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 2 × x इज 2x, 2 3 ज़ा 6। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 2x और 2x दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, बचा क्या, 1 - 6, तो x² - 5 इज इक्वल टू 0, राइट। अब आप ये देखो, अपने फॉर्मेट से इसे कंपेयर करो। ये फॉर्मेट था हमारे पास, और कंडीशन थी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यस, x² के साथ हमारा कोफिशिएंट कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो x² एग्जिस्ट कर रहा है हमारे इक्वेशन में, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब इसको नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं, x² - 2x, अब इसे खोलेंगे -2 to this becomes -2x minus plus 2 3 ज़ा 6। एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे भी -2x और -2x कैंसिल होके यहाँ पे हमारा जो x का टर्म है वो हट गया, ठीक है। तो लेकिन x² के टर्म फिर भी है हमारे पास, तो यस दिस इज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब देखो इस एक्सप्रेशन में अगर हम वैसे देखें तो यहाँ पे x को अगर हम खोलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में खोल के ये क्यूब आएगा, ठीक है। और इधर भी हमारे पास x² को x से मल्टीप्लाई करके क्यूब आएगा। तो अगर हम इसको बिना सॉल्व करके बोले तो हम कह सकते हैं कि ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है। बट कई बार हमारी टर्म्स कट रही होती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। a+b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a+b होल क्यूब इज a³ + b³ + 3a² प्लस 3ab²। तो ये फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपैंड करेंगे। दिस इज a³ + b³ इज 8, 3a² 3a² x का स्क्वायर इंटू b इज 2, 3 2 ज़ा 6 x² प्लस अब 3ab², तो 3 a की जगह पे x, b की जगह पे 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 4 3 ज़ा 12x, राइट। LHS सॉल्व हो गया। अब RHS में इसको इससे ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x × x² इज 2x³ माइनस 2x × 1 इज -2x। तो अभी आप देखो, अगर हम ट्रांसपोजिशन से यहाँ लेके जाएं तो हमारे पास x³ - 2x³ + 6x²
फिर उसके बाद लीनियर टर्म लेंगे तो 12x, ये 2x यहाँ आके प्लस का हो गया और बचा प्लस का 8। तो फाइनली इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास एक्स क्यूब का टर्म बच रहा है। ठीक है, प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ये देखो फाइनलाइज करने के बाद हमारे पास क्या आया, एक्स क्यूब का टर्म आया। तो इस पूरे इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है एक्स की वो 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होती है, आपने 9th में सीखा था, उसको हम क्यूबिक बोलते हैं। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, वो हमारे सिलेबस नहीं है। बस हमारे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें बताना होता है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो आप देख लो, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक। एक और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। LHS ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब हमें यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला है हमारे पास में a माइनस बी का होल क्यूब। तो वो बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। राइट, अब आप इसको ओपन करो। a क्यूब यहाँ पे x का क्यूब है, माइनस बी क्यूब इज माइनस 8 माइनस 3 इंटू a²। a हमारा है x का स्क्वायर इंटू b दैट इज 2। तो 3 2 ज़ा 6x² प्लस 3ab²। 3 इंटू a की जगह पे x, b की जगह पे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज 4 3 ज़ा 12 12x²। राइट, अब आप ये देखो कि यहाँ पे अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों साइड पे कट रहा है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे है 12 माइनस 6 इज 6x² माइनस 8। अब अगर आपको इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं भी करना, बस आप चेक कर लो 6x² और 4x², ये यहाँ आके 4x² 10x² बना देगा। राइट, 10x² माइनस एक्स यहाँ आके प्लस का x हो जाएगा, माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9। तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपके पास अभी भी x² की टर्म आ रही है और इससे ऊपर का डिग्री हमारे पास नहीं है। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे इसको, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चंस पे आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते हैं। बट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वहाँ पे x² का टर्म एलिमिनेट नहीं हो रहा, क्या उससे ऊपर की डिग्री का कोई और टर्म आ नहीं रहा। ठीक है, यस। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड सीखने से पहले हमें एक बार थोड़ा सा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है आपका फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसकी रिविजन करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आई होप ये सबको आता होगा। इसमें क्वाड्रेटिक जो पॉलिनॉमियल होता है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन बनाने से पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन सीखते हैं। हम इसको पहले चेक करते हैं कि अगर ये होल स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता। तो आपको मालूम है कि 2 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये भी सिर्फ x का स्क्वायर है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये 2ab के फॉर्मेट में नहीं आ रहा और ये b के उसमें फॉर्मेट b² में नहीं आ रहा, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं, हम x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये है x² का कोफिशिएंट इज 1, तो 1 इंटू 2 इज 2। अब हमें 2 के फैक्टर्स बनाने हैं। अब हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए बट ऐड करके 3 आए।
ठीक है, पर्पस क्या होता है कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं, हम इसको 4 टर्म्स में ब्रेक करते हैं। तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट, नाम से पता लग रहा है ना आपको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, बीच वाली टर्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ताकि ये 3 से 4 टर्म्स बन जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि हम एक्स स्क्वायर, पहले तो आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है कि पहले एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, बीच में एक्स की टर्म और लास्ट में कांस्टेंट, राइट। अब उसके बाद आप फर्स्ट और लास्ट टर्म के मेंबर्स को मल्टीप्लाई करो। आप एक्स स्क्वायर के साथ भी कर सकते हो, 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को फिलहाल साइड रख के हम क्या करते हैं, 2 के फैक्टर्स +2 है, प्रोडक्ट 2 है, तो हमें 2 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके +2 आ जाए और ऐड करके +3 आ जाए। तो 2 के फैक्टर्स तो सिर्फ 2 और 1 ही बनते हैं। 2 × 1 2 हो गया, और यही अगर मैं 2 + 1 करती हूँ तो मुझे प्लस का 3 भी मिल जाता है। प्रोडक्ट प्लस का 2 चाहिए और सम प्लस का 3 चाहिए, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। अगर हम 2 को ही ब्रेक कर दें और यहाँ पे दोनों के साथ अगर x लगा देते हैं तो आप चेक करो, 2x + 1x हम 3x लिख सकते हैं। तो यस, 3x कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2x एंड 1x। मोरओवर 2x और 1x को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2x × 1x 2x² आ रहा है, यही आपको प्रोडक्ट चाहिए था। ठीक है, तो हमारा फैक्टर्स का सेट बन गया, इसके अलावा कोई ऑप्शन पॉसिबल भी नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, x², अब 3x को ब्रेक करके लिख देते हैं 2x और 1x, 2x + 1x और बचा प्लस का 2। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या था, 3 से हमने 4 टर्म्स बनाए, 4 टर्म्स का क्या करेंगे, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। अब आप देखो इसमें, यहाँ x के 2 है आपके पास वैल्यूज, 2x की 2x है हमारे पास में, और यहाँ पे 2 के साथ 1x है, तो 1x तो ये दोनों ही दे सकते हैं, कॉमन हम वही निकालते हैं जो दोनों टर्म्स हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 1x दोनों दे सकते हैं, तो हमने वो कॉमन निकाल दिया। निकालने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ 2x थे, 1x निकालने के बाद 1x इस टर्म में बच गया, फिर प्लस का साइन। अब 2 और x में से एक x निकल गया तो 2 बचा, इसमें बीच में प्लस का साइन है। अब यहाँ पे क्या है, 1x और यहाँ पे है सिर्फ 2, तो अब आप देखो x + 2 में एज सच हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ जब नहीं है तो 1 ले सकते हैं। 1 निकालने के बाद x और 2 में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों वैसे ही बचेंगे, क्योंकि 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, अब आपने क्या करा, इन फर्स्ट 2 में से आपने एक टर्म कॉमन ली, फिर पीछे के 2 में से आपने एक टर्म कॉमन ली, तो अब क्या होगा उसके बाद, अब आप ध्यान से देखो 2 टर्म्स बन गई, राइट। इन 2 टर्म्स में ये ब्रैकेट फिर से कॉमन है दोनों टर्म्स के पास। हम ऐसे ही पहले 4 में से हमने 2 टर्म्स बनाई कॉमन निकाल के, अब इन 2 में से भी एक ब्रैकेट कॉमन हो गया, वो हमने बाहर निकाल दिया। वो निकालने के बाद क्या बचा, इधर से ये x + 2 निकल गया तो सिर्फ एक x बच रहा है, फिर प्लस के बाद यहाँ से भी x + 2 निकल चुका तो +1 बच रहा है, तो हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट है। ठीक है, ये देखो x² + 3x + 2 क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक का मतलब इसकी डिग्री 2 थी, x की पावर 2, हमने उसको 2 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करा, दीज आर 2 लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स का मतलब क्यों, क्योंकि एक ये दोनों फैक्टर्स जो हैं इसकी हाईएस्ट पावर x की दोनों में 1 है, तो इनको हम बोलते हैं ये लीनियर फैक्टर्स है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले आप ये देखो कि इसका फॉर्मेट बेसिक फॉर्मेट से मैच करना चाहिए, यानी कि हमारी सबसे पहली टर्म x² के कोफिशिएंट होना चाहिए, फिर x की टर्म होनी चाहिए लास्ट में कांस्टेंट, तो यस इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, पहला काम। दूसरा क्या होता है,
कि आप चेक करो कि ये 12 किसी का एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं बनता। ठीक है, तो हम इसको a+b या a-b का होल स्क्वायर नहीं बना सकते। अब मिडिल टर्म के लिए हम क्या करते हैं, फिर से फर्स्ट और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई, 1 इंटू 12, 12 हो गया। ठीक है, 1 इंटू 12, 12। अब हमें 12 के फैक्टर्स बनाने हैं, बट आप ध्यान से देखो यहाँ पे प्रोडक्ट तो पॉजिटिव है। ये 1 भी प्लस का है, ये 12 भी प्लस का है, तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव चाहिए, बट नंबर ऐसे चाहिए जिनको प्लस करके -7x आए। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स अब आप ब्रेक करके देखो। यहाँ से अगर आप चाहो तो मैं साइन का आपको बताती हूँ कि ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है। जब प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है प्लस का 12, तो या तो इसके दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे, क्योंकि दो प्लस के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव मिलता है, या दोनों नेगेटिव होते हैं तब हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। तो आप ये देखो कि हमें प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो या तो दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। अब हम पॉजिटिव वाले को रूल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके हमें -7x नहीं मिल सकता। ठीक है, हमें अगर नेगेटिव सम चाहिए तो नंबर भी दोनों या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो फिर हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब हमारे दोनों फैक्टर्स नेगेटिव ही होंगे। ठीक है, तो अब हमें 12 के फैक्टर्स बनाने हैं। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 12 इंटू 1, राइट। इसके बाद 6 इंटू 2, या 4 इंटू 3, या 3 इंटू 4, 2 इंटू 6। ठीक है, ये एक ही बात होती है, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये तो मेजर हमारे 3 फैक्टर्स हो गए, ये 3 पेयर्स बने। अब आप ये देखो, आप दोनों में माइनस का साइन लगाओ, -12 -1, आपके पास ऐड होके -13 बनेगा, -6 -2 ऐड होके -8 बनेगा, और -4 -3 ऐड होके -7 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको वो सम मिल रहा है जो आपको चाहिए, राइट। तो एक बार फिर से कंफर्म कर लो कि आपको -4x इंटू -3x मल्टीप्लाई होके आपको माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर, यही प्रोडक्ट चाहिए था आपको, और -4x -3x इनको ऐड करके आपको -7x। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमें फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है ये, तो हमें उस नंबर को, उस प्रोडक्ट को ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना होता है जिनको मल्टीप्लाई करके हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा हो और ऐड करके हमें ये बीच वाले टर्म मिल रही है। तो हमारा -4 और -3 ये वाले फैक्टर्स इन दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब हम इसको ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर -7x को मैं लिख देती हूँ -4x -3x। ठीक है, स्प्लिट हो गई हमारी मिडिल टर्म, +12। नाउ दिस इज x हमारे पास। फिर सॉरी, इसके बाद हम इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे और पीछे की दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो हमारे पास इन दो में से क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसके पास फर्स्ट टर्म में 2x है, तो मैं एक, और इसके पास 1x है, तो मैं 1x कॉमन ले लेती हूँ। दोनों टर्म्स हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ये x कॉमन निकालने के बाद इसके पास 1x बचेगा, फिर माइनस का साइन। सेकेंड टर्म में x निकल चुका है तो सिर्फ 4 रहेगा हमारे पास, राइट। तो फर्स्ट टर्म में से कॉमन निकल गया, फर्स्ट टू टर्म्स में से। अब जो लास्ट टू टर्म्स हैं, आप देखो इसमें -3, जब भी इस टर्म में माइनस आए थर्ड वाले में, तो माइनस हमें बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, और 3 और 12 में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज 3 इज अ फैक्टर टू बोथ द टर्म्स। अब माइनस का टर्म जब भी हम बाहर निकालते हैं ना कॉमन में, थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है, क्योंकि हमने माइनस का टर्म बाहर लिया है, तो अंदर फैक्टर्स निकालने के बाद जो अंदर बचेंगे उन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा।
हमने -3 निकाला है, तो थर्ड टर्म नेगेटिव थी, अंदर बचा x, वो पॉजिटिव बचेगा। आप इसको चेक करो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -3x आना चाहिए जब हम खोलें, तो वो आएगा। ठीक है, तो -3 कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में जो दोनों टर्म्स बचेंगी, दोनों का साइन ऑपोजिट आएगा, क्योंकि माइनस का फैक्टर हम या तो मल्टीप्लाई करें या कॉमन निकालें, तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये 12 में से अगर -3 निकल गया तो हमारे पास -4 बचेगा, क्योंकि जब आप इसे खोलोगे तो -3 इंटू -4 प्लस का 12। तो माइनस का साइन थर्ड में से बाहर निकालते वक्त ये थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि जनरली बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि ये लिख देंगे या तो ज़बरदस्ती ब्रैकेट्स को मैच कराते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो जब भी माइनस का टर्म आप कॉमन निकाल रहे हो, तो जो ब्रैकेट में बच जाते हैं उनमें साइन ऑपोजिट हो जाता है, ताकि खोलने के बाद फिर से यही साइंस आए। ठीक है, अब हमारे ये देखो 4 टर्म्स में से हमने 2 टर्म्स बना लिए फैक्टर्स लेके। अब ये दो टर्म्स आई हैं, इनमें ये जो ब्रैकेट है ना, बेसिकली हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट यहीं से चेक हो जाता है कि अगर ये दो ब्रैकेट हमारे सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन में ऊपर कुछ गलती करी है। ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती भी सही नहीं लाना होता, क्योंकि कई बार हमारे ऊपर साइन गलत होते हैं और बच्चे आंसर मैच करने के लिए दोनों ब्रैकेट्स को सेम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारा यहाँ देखो x-4 दोनों का सही आ रहा है, सेम आ रहा है, तो आप इन दोनों टर्म्स में से x-4 को कॉमन ले लो। लेने के बाद क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में x बच रहा है और यहाँ पे -3 बच रहा है, राइट। तो ये हमारा पॉलिनॉमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, 2 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। तो आज हमने क्या सीखा, एक बार रिकैप ले लेते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ax² + bx + c, बस बेसिक चीज़ है कि x² का कोफिशिएंट a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, राइट। ये b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स होते हैं, वो 3 मेथड्स होते हैं: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।